तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज जब मैं जिस समय ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बाहर दूसरे रूम में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच दुबई में चल रहा है। एक बहुत लंबा इतिहास है भारत पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का। और एक समय ऐसा था जब इस क्रिकेट के मैदान से जुड़ गए अंडरवर्ल्ड के तार। एक तरफ पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के तार और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड के तार। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं आज आपको कुछ और सुनाने वाला था, लेकिन जब मैं कहीं बाहर काम से गया था, वापस आया लेट, तो मैच चल रहा था, तो उसको देखते हुए मुझे कुछ पुरानी यादें 1983, 84 से लेके 92 तक की याद आई। बहुत किस्से कहानियाँ याद आए। अंडरवर्ल्ड का वो समय याद आया जब पूरी अपनी एक बहुत बड़ी पहुंच तक पहुंचा हुआ था पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड। वो ज़माना था जब शारजा में नया नया इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक सीरीज़ शुरू हुई थी। शायद उसमें अगर मुझे बराबर याद हो तो श्रीलंका की टीम भी इन्वॉल्व की गई थी, पहले की गई या बाद में की गई। मैं इतना ये खेल कूद वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे मकसद के हिसाब से जो चीज़ें सामने आई थी वो मुझे याद है अच्छी तरह। 1983 में शारजा के एक बहुत बड़े व्यापारी अब्दुल रहमान बुखातिर ने इस टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया। उसको अच्छी तरह मालूम था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस में जो कंट्रीज़ के रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन लोगों का आपस में राब्ता है। उसको कैश करने के लिए उस शख्स ने इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस का आयोजन शुरू किया। 1983 में पूरी म्योतबंदी बनाई गई। शायद कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल नाम की संस्था भी बनी थी। तो शारजा में एक स्पेशल क्रिकेट स्टेडियम जिसका बनना शायद 1978 में शुरू हो गया था, लेकिन बहुत साल लगे उसको बनने में। 83 तक वो बन के तैयार हुआ और 84 में उसमें पहला जो मैच हुए वो शुरू हुए। और 84 के एंड का वो समय वो था जब हिंदुस्तान से दाऊद इब्राहिम समद खान के मरने के बाद दुबई पहुंचता है। पहला टूर्नामेंट शायद दाऊद इब्राहिम ने नहीं देखा होगा, क्योंकि तब तक वो हिंदुस्तान में अपने गैंग को कंसोलिडेट करने की कोशिश में लगा हुआ था। 3-4 मर्डर हो गए थे, उसके भाई का मर्डर हुआ, उसके बाद पठान गैंग के लोगों का मर्डर हुआ, और 84 में फाइनली समद खान का मर्डर दाऊद के लोगों ने उसके अड्डे पे जाके किया। और लंबी चौड़ी कहानी आपको बहुत बार सुना चुका। तो 84 के दिसंबर में दाऊद दुबई पहुंचता है और वहाँ से उसके जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान के माफिया से जुड़े हुए लोगों के साथ होते हैं। और वो भट्टी ब्रदर्स और उसके बाद जो वहाँ के जो दूसरे बड़े सोने के स्मगलर थे उनके किस्से मैंने आपको सुनाए। हाजी मोहम्मद अशरफ, उनके बड़े भाई, उनके सेठ जो थे, उनके साथ वो मिलना गिलना शुरू हुआ दुबई में। और उसके पीछे काफ़ी लोग थे जिन्होंने इनको आपस में मिलाया। बड़ी बात ये थी कि जो पाकिस्तान के स्मगलर भट्टी ब्रदर, मजीद भट्टी, असलम भट्टी, उनके साथ जो लड़ाई झगड़े होते थे कंट्रोल के स्मगलिंग को लेके, उसमें काफ़ी इनकी आपस में बातचीत, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन उसी टाइम पे 84 में शारजा क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला जो आगाज़ था वो हो चुका होता है। दूसरी बार 85 में टूर्नामेंट होता है। अब देखिए 85 के टूर्नामेंट में शारजा के स्टेडियम में
दाऊद इब्राहिम का एक स्पेशल कूपा बनता है, एक बॉक्स किराए पे लेते हैं, जहाँ पे उस ज़माने में सैटेलाइट फ़ोन की सुविधा होती थी। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार, जिनमें उस ज़माने में सबसे बड़ा नाम अनिल कपूर का हुआ करता था, और उसके साथ दर्जनों की गिनती में बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस, सिंगर, डांसर्स, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, ये सब लोग वो मैच देखने जाते थे शारजा में, और कहीं ना कहीं उनकी खिदमतदारी, उनकी देख रेख दाऊद इब्राहिम और उसके लोग किया करते थे। एक साल के अंदर अंदर दाऊद ने अपने पैर जो थे दुबई में इतनी मजबूती से जमा लिए थे कि वो अपने बंदों के साथ इतने लोगों को होस्ट किया करता था। इतने लोगों को गाड़ियाँ मुहैया करानी, उनका जिनको ज़रूरत होती थी उनको होटल वगैरह में रहने का बंदोबस्त कराना। बात तो एक दो दिन की होती थी, तो मैच देखा फिर वापस आ जाते थे वो लोग। लेकिन एक बहुत बड़ा मीडियम दाऊद इब्राहिम के हाथ में लगा, जिससे उसकी नज़दीकियाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बहुत बढ़ने लगी, जो मुंबई में थोड़ी सी नामुमकिन थी, क्योंकि मुंबई में और बहुत से गैंगस्टर थे जो फिल्म इंडस्ट्री पे पूरी तरह छाए हुए थे, जिनमें वरदराजन मुडलियार एक था। हाजी मस्तान के अपने लिंक थे फिल्म इंडस्ट्री के साथ, करीम लाला के अपने लिंक्स थे। लेकिन दुबई में बैठ के शारजा टूर्नामेंट के दौरान जो दाऊद के रिश्ते इंडस्ट्री के साथ बने, उनका फ़ायदा बहुत सालों तक डी कंपनी ने उठाया। ये वही दौर था जब मुंबई के बुकीज़, जो क्रिकेट बुकीज़ थे, उन्होंने अपना बेस बदल के मुंबई छोड़ के दुबई को अपना बेस बनाया। तो अंडरवर्ल्ड के साथ एक और जमात जुड़ जाती है क्रिकेट बुकीज़ की, जिनको हम स्टोरिये भी कह देते हैं, सट्टा लगाने वाले, जो एक एक गेंद पे, एक एक रन पे, एक एक आउट होने पे, रन आउट होने पे, कोई ऐसी शाखा नहीं होगी क्रिकेट शब्दावली की जिसके ऊपर सट्टा ना लगा हो। बहुत बड़ा जुए का व्यापार खड़ा हो गया, जिसमें दोनों पाकिस्तानी माफिया और इंडियन अंडरवर्ल्ड दोनों इन्वॉल्व थे। दबा के पैसे इन दोनों लोगों ने, माफिया सेटअप ने कमाए, और जुनून इतना हुआ करता था, दोनों देश के जो दर्शक देखा करते थे बैठ के, कई बार तो ऐसे लगता था जैसे अब इनकी लड़ाई हो जाएगी, अब लड़ाई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो एक थर्ड कंट्री था, एमिरेट्स था, ये सब लोग जो मैच देखने आते थे वो ज़्यादातर वहीं पे काम करने वाले मज़दूर हुआ करते थे। कोई प्लम्बर का काम करता था, कोई इलेक्ट्रीशियन का, कोई क्लार्क का। इस तरह से जो स्टैंड में लोग बैठते थे वो बेचारे मिडिल इनकम ग्रुप के लोग, जो कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि आपस में लड़ सकें, भले वो पाकिस्तान के हों या भारत के हों। तो ये एक नया एक जो खेल कूद के फील्ड में अंडरवर्ल्ड की दखल अंदाजी, ये खुले तौर पे 1985 से शुरू हुई, जब दाऊद इब्राहिम ने दुबई को अपना बेस बनाया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ। उसके बाद उस कलआउट का जो आगे जाके फॉल आउट जिसको हम कहते हैं, आगे क्या हुआ, जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री से शारजा के उन मैचेस के थ्रू अंडरवर्ल्ड के फिल्म इंडस्ट्री के साथ रिश्ते बने, उसमें जो फिल्में बाहर रिलीज़ होती थी, उस ज़माने में वीडियो कैसेट का ज़माना था, VHS जिसको कहते थे, वो बनती थी, और उनको जिसको कहते हैं हम लोग पायरेटेड कैसेट्स, जिनको नकली गैर कानूनी तौर पे तैयार की गई वीडियो कैसेट्स जो होती थी, उनको यहाँ बाहर के देशों में उनको बेचा जाता था, और फिल्म रिलीज़ होने के एक दो दिन पहले ही
वो नकली कैसेट, जो असली पिक्चर की नकली कैसेट, वो घर घर पहुंच जाती थी और उससे लाखों करोड़ों रुपये अंडरवर्ल्ड ने कमाए। ये एक दूसरा पहलू साथ में हुआ। फिर तीसरा, जो ऑफिशियली रिलीज होती थी फिल्मों की, उनमें अंडरवर्ल्ड अपना कट मांगने लग गया कि आप जो ओवरसीज टेरिटरी बेच रहे हो, उनमें से दुबई पाकिस्तान की टेरिटरी हमारे पास रहेगी, बाकी आप किसी को बेच दो, हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। यहाँ कुछ बड़े जो लोग थे, उन्होंने यूके की टेरिटरी मांगनी शुरू कर दी, किसी ने यूएसए की टेरिटरी लेनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में जो घुसपैठ अंडरवर्ल्ड की क्रिकेट के ज़रिए शुरू हुई थी, वो और बड़ा रूप अख्तियार करने लगी। करते करते 92 तक एक तरह से पूरे का पूरा फिल्मडम अंडरवर्ल्ड के कब्ज़े में आ गया था। उसी चक्कर में जो लोग अंडरवर्ल्ड का साथ नहीं देते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उनके कत्ल होने शुरू हो गए। वो भी किस्से आपको सुना चुके हैं, मुकेश दुग्गल का किस्सा, गुलशन कुमार का किस्सा, इस तरह और 3-4 लोग और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। लेकिन बहुत से लोगों ने, राकेश रोशन का किस्सा, और बहुत से लोगों ने इनको लगातार पैसे देने शुरू कर दिए। कुछ लोगों को धमकियां मिली, उनके ऊपर अटैक भी हुए, और लेकिन वो जो गैंग अटैक करने वाले थे वो छोटे लेवल के गैंगस्टर थे। जो महेश भट्ट पे अटैक हुए या दूसरे लोगों को धमकियां मिली, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन डी कंपनी ने और छोटा राजन कंपनी ने जो फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैलाने की कोशिश की, वो बड़ी डेंजरस रूप अख्तियार कर गई थी 92 तक। और ये शारजा के मैचेस भी मेरा ख्याल 90 तक चलते रहे हैं। उसके बाद शायद एक ब्रेक आया था जब हिंदुस्तान और श्रीलंका का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, तो वो टूर्नामेंट एक बार इंडिया ने खेलने से मना कर दिया था। कुछ इस किस्म की बात भी हुई थी, मुझे बराबर याद नहीं। लेकिन जो बात क्रिकेट से शुरू हुई, वो करते करते आगे लड़ीवार तार जुड़ते जुड़ते फिल्म इंडस्ट्री से चलते हुए ओवरसीज मार्केट तक पहुंच गई। उसके बाद एक और मोड़ आता है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार फॉरेन टूर्स अरेंज करते हैं, जिनमें अरबों करोड़ों रुपए की का पैसा इन्वॉल्व होता है। और वो टूर जो है वर्ल्ड टूर में यूरोप के बड़े कंट्रीज़, जिनमें लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका के और दूसरे बड़े कंट्री, कनाडा के कंट्रीज़, 6-7 सेंटर्स में तो इंग्लैंड में ही शो होते थे। लंदन, बर्मिंघम, लेस्टर, ग्लासगो, इस किस्म के सिटीज़ में, मैनचेस्टर। तो इस तरह से अमेरिका के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, इन ऐसे इलाकों में, और इसी तरह कनाडा में तो टोरंटो में, सरी में, वैनकूवर में, इस तरह से ये शोज चलते रहे। उनसे एक बहुत बड़ा कट अंडरवर्ल्ड को मिलता था, क्योंकि इन लोगों की वहाँ पे सुरक्षा का और इनकी जान माल की हिफाजत का ज़िम्मा एक तरह से वो लोग लिया करते थे जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुआ करते थे। और उसके बाद तीसरा धंधा चला, जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट। वो भी क्रिकेट बुकी से शुरू हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखिए, क्रिकेट की बैटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट स्टार्स लगाया करते थे। अभी तक 2-3 साल पहले तक जो क्रिकेट के जो बुकीज़ के रैकेट खुले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नाम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के आए हैं। वो बड़े विदु दारा सिंह हो या दूसरे खुद क्रिकेटर टॉप रहे, तो ये लोग बहुत बड़ा पैसा क्रिकेट के मैचेस पे लगाते थे। बुकी दुबई बेस्ड होते थे। बाद में जब पेमेंट लेने देने का सवाल आता था, अब एक बड़े एक्टर ने, जब बड़े बॉलीवुड के किसी फिगर ने फ़र्ज़ करो 50 लाख का जुआ लगा दिया और वो हार गया, अब उससे पैसा वसूलना है। बुकी दुबई में बैठा है,
इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, सब 2 नंबर का मुँह ज़बानी होता है। अब उस आदमी से पैसा वसूला कैसे जाए? फिर अंडरवर्ल्ड की ज़रूरत पड़ती थी। फिर अंडरवर्ल्ड से फ़ोन आते थे, भाई साहब ये पैसा भेज दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से एक जाल में अंडरवर्ल्ड फंसता चला गया, और उसके साथ साथ बड़े पॉलिटिशियन और 2 नंबर के पैसे वाले लोग, बड़ा फिल्म इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कुछ बड़े बैंकर्स को मैं जानता हूँ जो बहुत बड़ा पैसा लगाते थे, कुछ बड़े डॉक्टर्स एंड इवन एडवोकेट्स, ये लोगों का बहुत बड़े लेवल पे पैसा क्रिकेट बैटिंग पे लगता था, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता था, ख़ास तौर पे T20 और वनडे मैचेस में। एक ही दिन में पैसा लगाना, हार या जीत, वो आपकी 6.5-7 घंटे में हो जाती थी। तो उसको लेके बहुत बड़ी रकम इधर से उधर जाती थी, और उसका आखिरी अंडरवर्ल्ड का दखल हवाला। अब पैसा कोई हिंदुस्तान में लगा रहा है, पेमेंट उसकी दुबई में होनी है, या पैसा किसने दुबई में पे किया उसको फाइनली हिंदुस्तान में भेजना है। तो वो जो हवाला रैकेट था वो भी ऐसा ऐसा करके अंडरवर्ल्ड ने अपने कब्ज़े में ले लिया। पहले काम जो बिजनेसमैन किया करते थे, ख़ास तौर पे दिल्ली के बड़े व्यापारी और राजस्थान के व्यापारी जो हवाले का काम करते थे, उनको एक तरीके से आउट करके डायमंड डीलर्स को बीच में डाला गया। बड़े बड़े डायमंड डीलर जो अपने तरीके से ऑफिशियली डायमंड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उनके थ्रू नकली कागज़ों से नकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा के हवाले का पैसा इंडिया लाना शुरू किया गया। जो यहाँ का पैसा लंदन भेजना शुरू किया या ब्रसल्स भेजना शुरू किया गया, टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, वहाँ भेजना और वहाँ से लेके आना, ये काम डायमंड ट्रेडर से बहुत सालों तक चला, और उसका एक रेगुलर कट जो था वो अंडरवर्ल्ड को मिलता रहा। तो एक तरीके से दाऊद इब्राहिम की दुबई में स्टैंडिंग जो होती, जो शुरू से जब नया नया दुबई जाता है तो उसने अपने जो पैर जमाए, उनमें से ये शारजा के क्रिकेट मैचेस का एक बहुत बड़ा हाथ था। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके हाथ में लगी, जिससे उसके बहुत सारे लिंक बने, जिनको उसने आगे अपना बिजनेस बढ़ाने और फैलाने में बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। और वही दौर था जब उसकी दोस्ती इमरान खान से होती है, जावेद मियांदाद से होती है, इसी तरह हिंदुस्तान के काफ़ी क्रिकेटर से होती है, और अल्टीमेटली ओवर द ईयर जावेद खान से वो शारजा मैचेस की दोस्ती वो रिश्तेदारी में बदल जाती है। तो ये था कहानी। आज मुझे वो मैच देखते देखते याद आई। मुझे लगा आप भी सब लोग मैच देखते होंगे। जब फ्री होके ये एपिसोड देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।